हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि गुप्ता जीनियस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं और साथ ही साथ हम पूरी बुक का ओवरव्यू लेंगे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जैव विकास, उसके बारे में जानेंगे, कैसे क्रमिक परिवर्तन हुआ, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल के बारे में जानेंगे और हम लोग खनिज के बारे में जानेंगे। खनिज, अयस्क, धातु का निष्कर्षण, भट्टी और इन सब से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हमारा विद्युत आवेश, विभवांतर, आवर्त सारणी वाले चैप्टर में काफ़ी प्रॉब्लम हुई होगी काफ़ी सारे लोगों को, और उसमें दीर्घ आवर्त सारणी और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके, उनके बारे में हम जानेंगे। रक्त के बारे में पढ़ेंगे, उसके उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और उससे पीड़ित डिसीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आज आपकी ओवरऑल पूरी साइंस एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जैव विकास किसे कहते हैं। अच्छा, जैव विकास कहते किसको हैं, इसमें क्या लिखा है उसको पहले से रीड कर लेते हैं। कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में जो क्रमिक परिवर्तन द्वारा जीवों की उत्पत्ति हुई है, मतलब जो जीवों की उत्पत्ति जो हुई है ना, धीरे धीरे जो क्रमिक परिवर्तन हुआ है, आप कैसे लिखेंगे, जैव विकास धीरे धीरे होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसमें जो निम्न से, ठीक है, निम्न से जटिल की ओर, ओके, या फिर निम्न श्रेणी से जटिल की ओर हम जो परिवर्तन हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, जैव विकास कहते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन कब से चला आ रहा है, ये आपका क्रमिक परिवर्तन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है तब हमारा चला आ रहा है। ठीक है, तो इससे जीवों की उत्पत्ति हुई। पहले कैसे जीव थे समुद्र में, पहले यूनिसेलुलर मतलब एक सेलुलर, एक कोशिकीय जीव, फिर उससे बहुकोशिकीय जीव बने, उसके बाद फिर वाटर से निकल के स्थल पर आए, तो उसमें चेंजेस हुए। स्टार्टिंग से तो हम लोग ऐसे नहीं थे एकदम से प्रकट हो गए। ठीक है, तो जो क्रमिक परिवर्तन हुआ है उसके कारण जो जैव विकास हुआ है उसी को हम कहते हैं जैव विकास, क्रमिक परिवर्तन को। ठीक है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है। तो आंसर क्या है आपका, जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में दो वैज्ञानिक, लेमार्क जी, जिनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, ठीक है, और डार्विन, चार्ल्स डार्विन मेरे पर्सनली फेवरेट है। ठीक है, का नाम बहुचर्चित है। वो 1744 में फ्रांस वैज्ञानिक लेमार्क ने अपने विचारों को लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें पूछा हुआ क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है। इन लोगों ने अपने अपनी थ्योरीज दी हैं, मतलब जैव विकास के बारे में अपने अपने मत दिए हैं। जो लेमार्कवाद है, लेमार्कवाद का सिद्धांत, उसको भी आप पढ़ेंगे और मैं भी अभी आपको पूरा समझाऊंगी लेमार्कवाद क्या है, उन्होंने क्या दिया है, उनके क्या विचार थे, और चार्ल्स डार्विन के क्या विचार थे, क्या वो कहना चाह रहे थे, सिद्धांत जो आपके दिए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन, अभी आगे इसके बाद मैं आपको डिस्कस करूँगी। अभी बात कर रहे हैं प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है, प्राकृतिक चयनवाद क्या है हमारा, जीवों की संततियाँ वातावरण से उपलब्ध भोजन, आवास, अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती रहती हैं। इन वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी जीव का चयन होता है, इसे ही प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। सबसे पहले बात ये आती है प्राकृतिक चयनवाद का। अभी मैं किसकी बात कर रही थी, आपके जैव विकास में जो लेमार्क और चार्ल्स डार्विन है, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपने जो मत दिए हैं। तो अभी हम डार्विन की बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं डार्विनवाद। इन्होंने क्या बताया, चार्ल्स डार्विन ने, अभी ये प्राकृतिक चरणवाद की बात हो रही है, तो उन्होंने जो सिद्धांत अपने दिए थे, तो और उनकी जो बुक थी प्राकृतिक वरण द्वारा जातियों का उद्भव। ठीक है, तो उसके सिद्धांत पहला ही है प्राकृतिक वरण या चयन। तो उनके कहने का मतलब क्या था, चार्ल्स डार्विन के कहने का मतलब क्या था, उनके कहने का मतलब था जो जीवों की जो उत्पत्ति हुई है, मतलब ये है जीवों की जो उत्पत्ति हुई है, जैसे अपने आप को, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेक्स्ट, मतलब योग्यता की उत्तरजीविता, जो अपने आप को वातावरण से अपने आप को ढाल लेता है वो जीव तो इस सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, प्रकृति में सर्वाइव कर जाता है, और जो अपने आप को इसमें नहीं ढाल पाता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। यही इनका मतलब है प्राकृतिक चरणवाद का, मतलब भोजन, आवास, अनावश्यकताओं का संघर्ष करता है। मतलब जो आप एक किसी भी बात को तोड़ मरोड़ के कह दीजिए या एक सिंपल लैंग्वेज में बोल दीजिए, डार्विनवाद ने क्या दिया है, प्राकृतिक सिद्धांत
सिद्धांत जो है उनके, जो एक फर्स्ट है आपकी हेडिंग है प्राकृतिक वर्ण या चयन, सेकंड है वेरिएशन मतलब विभिन्नता है, फिर योग्यता की उत्तरजीविता, जीवन संघर्ष, जीवों की संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। कहने का मतलब इनका चार्ल्स डार्विन का एक ही था कि जो भी जीव हैं अपने आप को बाहरी वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं, बाहरी वातावरण से अपने आप को ढाल पाते हैं, वो तो जीवित रह जाते हैं। और या फिर संघर्ष के बारे में उन्होंने बोला है, जैसे भोजन, ये सब चीज़ें हैं, लोग ज़्यादा हैं, जीव ज़्यादा हैं, चीज़ें कम हैं, तो जिसने दो लोगों के बीच में फाइटिंग करा दीजिए कि ये चीज़ आपको इन लोगों में से लेनी है, ये एक को मिलेगी, तो दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। जो उस चीज़ को हासिल कर लेगा वो जीत जाएगा, वो सरवाइव कर लेगा, दूसरा सप्रेस हो जाएगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। तो वही है, जो अपने आप को इस वातावरण के अनुसार ढाल लेता है वो तो सरवाइव कर जाता है, नहीं ढाल पाता वो नहीं कर पाता। ये किसने सिद्धांत दिया है? प्राकृतिक वर्ण या चयन का सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन की बुक जो है, इस सिद्धांत को उन्होंने किस बुक में लिखा हुआ है? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव। ठीक है, तो ये तो बात हुई चार्ल्स डार्विन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए हम लैमार्कवाद की बात कर लेते हैं। लैमार्क का पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। ठीक है, लैमार्क का पूरा नाम क्या था? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। इन्होंने अपने जो सिद्धांत थे 1809 में, कौन सी इनकी जो बुक है? फिलोसॉफी जूलॉजिक, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका वन लाइनर में भी पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, हो सके तो शायद इस बार भी पूछ लिया जाए। फिलोसॉफी जूलॉजिक, ठीक है, ये किसकी बुक है? लैमार्क की, जिनका पूरा नाम क्या है? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। इन्होंने अपनी पुस्तक में इन्होंने क्या बोला था? इनके भी सिद्धांत है, मतलब 4 चरण में, जैसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति है, और जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति है, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, वातावरण का प्रभाव। ठीक है, ओवरऑल ये लैमार्क जो है वो क्या कहना चाह रहे थे? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, हमेशा पूरा नाम लीजिए, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, से आपको लर्न भी होगा। तो ये कहना, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ, ये सिर्फ इतना कहना चाह रहे थे कि आप जो है अपने जो अंगों का जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करेंगे वो उसकी ग्रोथ होगी, नहीं उपयोग करेंगे वो आपके जो उसमें इसमें दिए हुए हैं अवशेषी अंग हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल बताया जिराफ का। जिराफ क्या था? अफ्रीका के रेगिस्तान में रहता था, सबसे पहले छोटी छोटी घासें खाता था, तो उसकी गर्दन झुकी हुई थी, छोटी थी। फिर क्या हुआ? घासें समाप्त हो गई, रेगिस्तान में घासें समाप्त हो गई, तो उसने क्या क्या खाना छोड़ा? ऊंचे ऊंचे पेड़ पर अपनी गर्दन को उचकाया खाने के लिए, तो उचकाया तो उसने गर्दन का यूज़ ज़्यादा किया, गर्दन का यूज़ किया, खिंचाव पड़ा, अंगों का यूज़ किया उसने, तो उसकी गर्दन लंबी होती चली गई। यही कैरेक्टर उसके आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो गए। जब ट्रांसफ़र हो गए तो लंबी गर्दन वाले जिराफ हुए। तो क्या हुआ? अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग के आधार पर जिसका ज़्यादा यूज़ करेंगे उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, कम यूज़ करेंगे कम होगी। यही है आपका उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, वातावरण के प्रभाव से शारीरिक अंगों में लगातार उपयोग और अनुप्रयोग से जो नए परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, वही आपका लैमार्क कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैव विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनात्मक समानताएं कौन कौन सी हैं? संरचनात्मक समानताएं कौन कौन सी हैं? ये समानताएं 2 प्रकार की हैं, समरूप और समजात। अच्छा, समरूप और समजात को आप कैसे समझेंगे? समरूप मतलब जो देखने में और जिसके जो कार्य समान होते हैं उसको हम बोल देते हैं समरूप, और जो देखने में समान नहीं होते हैं और जिनके कार्य भी अलग अलग होते हैं, एक समरूप याद कर लीजिए। रूप देखने में समान और इनके कार्य भी समान होते हैं, उनको हम बोलते हैं समरूप। इसके अपोजिट कर दीजिए, कार्य अलग अलग और देखने में भी अलग होते हैं, लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से जो उद्भव जो होता है उसमें ये समान होते हैं, उसको हम बोलते हैं समजात अंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आप वही दे दीजिए, समरूप समजात में दे दीजिए आप, जैसे मनुष्य के हाथ, चीते की अगली टांग, और ऐसी समरूप में आप ये आपके मधुमक्खी के डंक, और मधुमक्खी के आपके
और ये आपके मधुमक्खी के रंग, ये तो क्या होता है रंग, सेम स्टिंग जो होते हैं वो उसके सेम नज़र आते हैं, लेकिन जो देखने में तो सेम नज़र आते हैं लेकिन कार्य क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, समरूप। तरीके से एग्जाम्पल दे दीजिए। नेक्स्ट है आपका जीवाश्म विज्ञान क्या है। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान आपका क्या है। अच्छा, करोड़ों जीवाश्म क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, फॉसिल्स। तो करोड़ों साल पहले क्या हुआ था कि जो जीव जंतु हैं, पौधे हैं, ये सब दब गए थे। दबने के बाद जब खुदाई हुई तो जो उनके अवशेष मिले, तो उन अवशेषों को हमने बोल दिया जीवाश्म। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अनेक ऐसे जीव जो लाखों हजारों करोड़ों वर्ष पहले जीवित थे परंतु अब नहीं है, अवशेष चट्टानों में दब गए, उनको हम जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिक तंत्र। अच्छा, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, एक तरीके से जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, हमारा और जो इन्वायरमेंट का जो एक कनेक्शन बना हुआ है, एक जो सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, उसको हम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। इसमें क्या दिया है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से मिलकर बना हुआ है, इकोसिस्टम। ठीक है, इसका इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया, एजी टॉन्सले ने 1935 में, 1935 में एजी टॉन्सले ने दिया। ठीक है, क्या कहा, तो संपूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिक तंत्र है, समझ रहे हो, पारिस्थितिक तंत्र है। इसके अंतर्गत सभी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक मतलब पेड़ पौधे जो अपना भोजन खुद बनाए वो उत्पादक, तथा पौधों पर निर्भर है। ठीक है, यही है हमारा पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र, अब उसमें घटक कौन कौन से आ जाएंगे, अजैविक घटक आ जाएंगे, जैविक घटक आ जाएंगे। अजैविक घटक में आपके कार्बनिक जलवायु, कार्बनिक आपके प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है। अकार्बनिक में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस जो आती हैं कार्बनिक में आ जाती हैं। जलवायु में कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है, जलवायु में आ जाएगा आपका। जैविक घटक में कौन कौन से हो जाएंगे, जिसमें जीव हो, ठीक है, जीवन हो, कैसे, उत्पादक हरे पौधे, आपके उपभोक्ता, अपघटक, ये अपरद भोजी, ये आपके जैविक घटक है। नेक्स्ट है आपका खाद्य श्रृंखला से आपका क्या अभिप्राय है। खाद्य श्रृंखला से मतलब इसमें जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, उसको हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको घास है, ठीक है, घास को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप ने खा लिया, सांप को शेर ने खा लिया। इस तरीके से एक जो क्रम बना जा रहा है, एक जो क्रम बन रहा है ना, उसको हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। एक जीव को दूसरा जीव खा रहा है, दूसरे को तीसरा खा रहा है, तो ये क्या एक श्रृंखला बनी हुई है, उसको हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल क्या है, इन सभी बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं का एक अंतःक्रिया जो है, काफ़ी सारी खाद्य श्रृंखलाएं के बीच जो अंतःक्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं खाद्य जाल। मतलब कोई भी जीव एक से अधिक पोषक स्तरों से या अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन या ऊर्जा प्राप्त करता है, ऐसे परितंत्र को खाद्य जाल बोलते हैं। घास है, उसको चूहा भी खा रहा है, चूहे को मेंढक भी खा सकता है, टिड्डा भी खा सकता है, सांप भी खा सकता है। मतलब एक ही जीव बहुत सारे, एक ही मतलब भोजन समझ लो, उसको बहुत सारे लोग खा रहे हैं। ठीक है, उन बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे लोग भी खा रहे हैं, तो एक जाल वेब बन जाता है। उसी तो हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोल देंगे कि खाद्य श्रृंखलाओं का एक जो अंतःक्रिया जो होती है, उसी को हम खाद्य जाल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिक पिरामिड। तो हमारा पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। अच्छा, जो पारिस्थितिक पिरामिड जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पिरामिड आपके, एक तो जीव भार का, 3 जीव भार का, ये संख्या का, आपका जीव ऊर्जा का, ये पिरामिड पढ़े होंगे। इसमें क्या है, पारिस्थितिक पिरामिड से हमारा आशय खाद्य कड़ी के प्रारंभिक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक रहती है और कड़ी के अंत तक पहुँचते पहुँचते उसकी संख्या कम हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड बोलते हैं। इन डिटेल हम आगे के उसमें समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिकों के नाम। सबसे पहले आपके जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, जिन्होंने लैमार्क मार्क का सिद्धांत दिया। ठीक है,
1809 में जूलॉजी, फिलोसॉफिक जूलॉजी इनकी पुस्तक है, जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांत दिए। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीवों का उद्भव इनकी बुक है। ठीक है, और थर्ड है हमारा ह्यूगो डीब्रिज, जिन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत क्या है आपका, जिसमें आपका उन्होंने अचानक से होने वाले परिवर्तन को, जो अपनी जनक पीढ़ी से भिन्न होते हैं, अचानक से जो परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, वही उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत है, जिसको ह्यूगो डीब्रिज ने दिया था। एग्जाम्पल है इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर इन्होंने बताया था अचानक से जो परिवर्तन हो गया था। वो परिवर्तन किससे होता है? जीन के परिवर्तन के कारण। जीन क्या होते हैं? जो एक इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, जो आपके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, जैव विकास के प्रमाण के कैसे, हमारे जैव विकास के प्रमाण हमें पता कैसे चले? ये सब जैव विकास का प्रमाण है, हमारी शारीरिक रचना में परिवर्तन हुआ, अनुवांशिकी और शारीरिक क्रिया में, इन सब के परिवर्तन से हमें क्या पता चला? जैव विकास में जैव विकास का प्रमाण मिला हमें। ठीक है, जैव विकास का प्रमाण मतलब कैसे हमारे जीवन, कैसे हम लोगों में परिवर्तन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैव विकास क्या है, हम पढ़ चुके हैं। क्रमिक परिवर्तन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नव डार्विनवाद, अच्छा डार्विनवाद जो था उनका आप किसी ने सिद्धांत दिया, उसका अपोजिशन तो होंगे। उन्होंने सिद्धांत दिया था, उन्होंने बताया था प्राकृतिक वर्ण द्वारा, और दूसरा उन्होंने दी थी विभिन्नताएं, मतलब वेरिएशंस बताए थे कि लोगों में, जो जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वो विभिन्नताएं क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाती है और सर्वाइव कर जाते हैं। विभिन्नताएं तो उन्होंने बता दी, सही बात है, लेकिन उन्होंने उसका कारण नहीं बताया, विभिन्नताओं का कारण। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसका मतलब मेन रीज़न क्या था उनका, जो जो सबसे ज़्यादा अपोज हुआ डार्विन का, चार्ल्स डार्विन का। तो मेन था, उन्होंने वेरिएशंस का कारण नहीं बताया कि वेरिएशंस का कारण क्या है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने। तो उसके बाद आया नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद किसने दिया था? जूलियन हक्सले ने। नव डार्विनवाद के अनुसार इन्होंने नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण बताई। इन्होंने कारण बता दिया, जो जीन्स में जो परिवर्तन होता है। अच्छा, जीन्स क्या होते हैं आपके? सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे इसके बच्चे के जो आँख है पापा पे गई है, नानी पे गई है, ये सब गई है, तो वो क्या है? डीएनए में जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, क्रोमोसोम में जो जीन्स पाए जा रहे हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र हो रहा है। कोई तो चीज़ होगी जिसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, उस चीज़ को ही, उसको ही हम बोल देते हैं जीन्स। अब इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो उन्होंने डार्विन ने उसका विभिन्नताओं का कारण नहीं बताया था, नव डार्विनवाद ने उसका कारण बता दिया। क्या कारण था? नई जीवों की उत्पत्ति जो है पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। इसमें पुरानी जाति से नई जाति के विकास में कई कारक कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस सिद्धांत के कारण ह्यूगो डीब्रिज का नाम प्रसिद्ध है? उत्परिवर्तनवाद के कारण ह्यूगो डीब्रिज का नाम प्रसिद्ध है, अभी मैंने आपको बताया ही। इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पर बताया था कि उसमें अचानक से परिवर्तन हो गया था। लैमार्कवाद ने अपने उदाहरण किस पे? जिराफ है, इसको भी हम क्लियर कर चुके हैं। फिलोसॉफिक जूलॉजी इनकी पुस्तक है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत अभी मैंने बताया। हॉलैंड के वनस्पतिक विज्ञान वैज्ञानिक ह्यूगो डीब्रिज ने इवनिंग प्रिमरोज के पौधों की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करते समय देखा कि इन पौधों में कुछ ऐसे भी थे जो जनक पौधों से काफ़ी भिन्न थे। मतलब जनक पौधा जैसे माता पिता से बच्चे में थोड़ी सी भिन्नता पाई जा रही है, ये समझ लीजिए। ठीक है, इतने भिन्न कि नई जाति के रूप में देखे जा सकते हैं। लंबी अवधि में इस प्रकार के अध्ययन में ह्यूगो डीब्रिज ने 1901 में उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट, नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को किसने दिया? मतलब नव डार्विनवाद को ह्यूगो डीब्रिज ने दिया, और नई जातियों से उद्भव से सिद्धांत को किसने? ह्यूगो डीब्रिज ने। नेक्स्ट है डार्विनवाद तथा नव डार्विनवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन ने, मैंने अभी आपको बताया, चार्ल्स डार्विन ने, और नव डार्विनवाद को जूलियन हक्सले ने। डार्विनवाद की आलोचना को दृष्टिगत बताई है, यही उन्होंने अवशेषी अंग की उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। ठीक है, डार्विनवाद ने विभिन्नताओं के, जो मैंने मेन रीज़न क्या बताया, विभिन्नताओं का कारण नहीं बताया उन्होंने। डार्विन ने विभिन्नताओं का कारण नहीं बताया, यही इसमें दिया हुआ है कि डार्विनवाद ने विभिन्नताओं की उत्पत्ति तथा कारणों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।
सेकंड, समस्या इस बात की थी कि वंशागति होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचती है, मतलब ये भी उन्होंने नहीं बताया, किसने, फिर बाद में नव डार्विनवाद में पता चला। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ऐसे कंप्लीट हो गया, जैव विकास वाला जो आपका चैप्टर दिया हुआ था। ठीक है, जैव विकास का हमारा ये चैप्टर क्लियर होता है। और इसमें हमने पारिस्थितिक तंत्र भी पढ़ लिया, और खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल सिद्धांत भी पढ़ लिए, लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद आपका। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया खनिज। खनिज क्या है? भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों तथा यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अभी इसमें दिया तो भूपर पट्टी में, तो खनिज पृथ्वी के तल पर या भूपर पट्टी में या समुद्र में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है एक ही ऑप्शन लगाया, भूपर पट्टी दिया तो भूपर पट्टी में, खनिज पृथ्वी के तल पर, समुद्र में, यहाँ खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अयस्क किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ आपको, मतलब ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को हम कम व्यय में और सरलता से प्राप्त कर लें, उसको हम बोलते हैं अयस्क। जैसे हमारा लेड है, गैलेना का अयस्क लेड धातु है, और कॉपर पायराइट है, या फिर इसमें अलग दिए हुए हैं धातु का नाम, जैसे लोहे का अयस्क का नाम क्या है? हेमेटाइट। इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, हेमेटाइट Fe2O3। लोहे के और भी पूछ ली जाती है, हेमेटाइट है आपका, मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4, और आपका सिडेराइट है। इसके अयस्क पूछ लिए जाते हैं, लोहे के 4 अयस्क के नाम बता दीजिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, सिडेराइट। ठीक है, उसके फॉर्मूला भी लर्न कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तांबे का आपका आ गया कॉपर पायराइट है, और कॉपर पायराइट। ठीक है, और क्यूप्राइट है आपका, कॉपर पायराइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, चैल्कोपायराइट इसका प्रमुख अयस्क है, चैल्कोपायराइट। ठीक है, इसके अयस्क के भी आप नाम याद कर लीजिएगा, जैसे कॉपर के कर लीजिएगा, लोहे के कर लीजिएगा, सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, एल्यूमिनियम के बॉक्साइट का पूछ लिया जाता है कभी कभी फार्मूला, Al2O3 × 2H2O। ठीक है, Al2। कैल्शियम, चूना पत्थर, तो इनके अयस्क के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे लोहे के 4 अयस्क के नाम बता दीजिए, तांबे के बता दीजिए आप, एल्यूमिनियम के बता दीजिए, कैल्शियम के बता दीजिए, तो इन अयस्क के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। अयस्क क्या होता है आप समझ गए? खनिज, ऐसे खनिज जिनमें धातु का निष्कर्षण मतलब अधिक मात्रा में सरलता से या फिर कम व्यय में हम प्राप्त कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं अयस्क। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा, साइंस में एग्जाम्पल और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो तो डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, उसी के मार्क्स होते हैं। आपकी थीरीज कोई नहीं पढ़ने वाला, थीरी पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए। अधात्विक खनिजों के प्राप्ति स्थान का नामोल्लेखन। अधात्विक हमारा अभ्रक, बहुमूल्य पत्थर, पेट्रोलियम, कोयला, इसको देख लीजिए। अभ्रक कहाँ प्राप्त होता है? बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, इतने ये क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते। राजस्थान में बहुमूल्य पत्थर, राजस्थान में, और पेट्रोलियम गुजरात, असम, अरब, ये ज़रूर पूछ लिया जाए। अभ्रक का कौन सा स्थान है भारत में? अभ्रक का कौन सा पहला स्थान है? कोयला पश्चिमी बंगाल, बिहार, तमिलनाडु में। अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की विधियाँ बता दीजिए। अयस्क से धातु के निष्कर्षण में गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, फेन प्लवन विधि है। फेन प्लवन विधि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आती है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अयस्क से प्राप्त अशुद्ध धातुओं को शोधन कैसे किया जाता है? अशुद्ध धातुओं का शोधन मतलब प्रगलन से प्राप्त धातु में अनेक अशुद्धियाँ मिली हैं, अशुद्धियाँ युक्त कुछ धातुओं को विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। आपका कभी कभी प्रगलन पूछ लिया जाता है, इसमें प्रगलन वर्ड आया। प्रगलन क्या होता है? अगलनीय अशुद्धियों को, मतलब जो गल नहीं रही हो, गलनीय बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रगलन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? बहुत आता है। एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं, जिसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिग आयरन किसे कहते हैं? पिग आयरन वात्या भट्टी, अभी वात्या भट्टी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। ठीक है, कच्चा लोहा, डलवा लोहा, वही पिग आयरन है। 1 नंबर में पूछा है तो 1 नंबर जितना आंसर देंगे।
इस्पात क्या होता है, यह लोहे का दूसरा नाम है। आयरन 98.8% से 99.8% कार्बन, इतना इतना ऐसा पाया जाता है, ये भी नॉट इम्पॉर्टेंट। तन्यता क्या होती है, पता है, किसी धातु को हम तार के रूप में खींचकर बनाया जाता है, मतलब धातुओं को खींचकर तार बनाया जाता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम तन्यता बोलते हैं। एक आघातवर्ध बोध आता है। आघातवर्ध क्या है, मतलब धातुओं को पीट कर हम किसी भी शेप में कर सकते हैं, तो उसको आघातवर्ध बोलते हैं। जो ये धातुओं की क्वालिटी में भी आ जाएगा, गुण में भी पूछ लिया जाएगा, धातु और अधातु में अंतर बताइए, धातुओं के गुण बताइए, तो ये तन्यता का गुण, आघातवर्धना का गुण, आघातवर्ध का गुण, ये गुण में भी आपके आ जाएंगे। चालकता क्या है, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्योंकि इसमें विद्युत प्रवाह संभव है, यही चालकता है। मतलब चालकता क्या है, कोई विद्युत का जो प्रवाह है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। हम लोहे या इनको गर्म करेंगे, उसका एक सिरा गिरा होगा, गर्म होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, तो वही चालकता है आपकी। ठीक है। धातुओं में संचरण से आप क्या समझते हैं, मतलब धातुओं की सतह पर उसका यौगिक बनाकर धातु की एक एक परत के रूप में उतारना, नष्ट होना धातु का संचारण कहलाता है। मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं का जो समांगी जो मिश्रण होता है उसको हम मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है। मिश्र धातु आपकी कभी कभी पूछ ली जाती है, जैसे स्टील। स्टील किसकी बनी होती है, तो स्टील आपकी लोहा प्लस कार्बन की स्टील बनी होती है, ये पूछते हैं क्वेश्चन आपके। ठीक है। आपकी पीतल पूछ लेते हैं, पीतल किस मिश्र धातु से मिलकर बना हुआ है, तो तांबा प्लस जस्ता। आपका कांसा पूछ लिया जाता है, किस मिश्र धातु से बना हुआ है, वो तांबा प्लस टिन। ठीक है। ये आप एग्जाम्पल दे दीजिए, तीन, यही तीन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं तीन के एग्जाम्पल दे दीजिए। मिश्र धातु पूछ लिया जाए, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया, आप एग्जाम्पल देंगे तो और अच्छी बात है। खनिज एवं धातु से क्या आप क्या समझते हैं, खनिज और धातु, प्रकृति में पृथ्वी के अंदर वस्तुएं उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज बोलते हैं। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, यह सामान्यतः कठोर होती है, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, धातुओं के गुण लिख दीजिए धातुओं में। ठीक है। जैसे वो चमकदार होती है, कठोर होती है, और क्षारीय होती है, और क्षारीय होती है, आपका आघातवर्ध का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। ये आपके धातु के गुण हो गए। धातु और अधातु में अंतर आप लर्न कर लीजिए, तो धातु के भौतिक गुण पूछ लिए जाए या फिर अंतर पूछ लिए जाए, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपको धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझाइए। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अयस्क क्या होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, उसको हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सीकृत अयस्क और हैलाइड अयस्क, हैलोजन पूछ लिए जाते हैं। ऐसा भी अयस्क खनिज होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले अयस्कों को निम्न वर्गीकृत किया गया है। ऑक्सीकृत अयस्क सल्फेट, सिलिकेट, कार्बोनेट, हैलाइड, AgK, Mg, NaAl। धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं, अयस्कों में से जो शुद्धियों को अलग करके धातु को जो प्राप्त किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, उसी को हम धातु का निष्कर्षण बोलते हैं। धातु का निष्कर्षण आपका काफ़ी सारी विधियों के द्वारा होता है, अलग अलग विधि के द्वारा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है, यह विधि उन अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिसमें अयस्क अथवा उपस्थित गैंग किसी एक प्रकृति लोह चुंबकीय होती है। इस विधि द्वारा सामान्यतः चुंबकीय तथा अनचुंबकीय प्रकृति के पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। प्रगलन क्या है, प्रगलन क्या है, आपका अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय बनाना आपका प्रगलन है। ठीक है। जल धातु निष्कर्षण नॉट इम्पॉर्टेंट। विद्युत अपघटनी विधि आपकी इम्पॉर्टेंट है। विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है, डायग्राम ले लीजिए विद्युत अपघटनी विधि का। ये मैंने लिया, इसमें मैंने ठीक है, ये आपकी किसकी, एनोड की छड़ है, एनोड की अशुद्ध छड़, और ये कैथोड की शुद्ध छड़। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं एनोड से आयन विलयन में, फिर विलयन से निकलकर कैथोड पर शुद्ध धातु के रूप में जो जमा हो जाती है, और उसी को हम विद्युत अपघटनी विधि कहते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, डायग्राम शो कीजिएगा इसमें आप।
उच्च विद्युत धनात्मकता की धातुओं का निष्कर्षण उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड इत्यादि की गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से किया जाता है, क्योंकि इन यौगिकों का अपचयन सामान्यतः अपचयकों के द्वारा नहीं होता। इनका विद्युत अपघटन भी जलीय विलयन में नहीं किया जाता। इनका मानक हाइड्रोलिसिस, ये सारी प्रोसेस आप छोड़िए, आप सिर्फ इतना जानिए जो मैंने डायग्राम बताया वो। आप अशुद्ध क्षण में क्या लेते हैं, आपका एनोड की अशुद्ध क्षण में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, आप एनोड से आयन के विलयन से होते हुआ विलयन क्या होता है, कैथोड की शुद्ध क्षण में जमा हो जाता है, वह हम प्राप्त कर लेते हैं। वही विद्युत अपघटन विधि है इसको। खनिज का वर्गीकरण कितने वर्गों में, खनिज को 3 वर्गों में, धात्विक, अधात्विक और खनिज ईंधन। ठीक है, धात्विक, अधात्विक और खनिज ईंधन। धात्विक भी होते हैं लोह धात्विक और अलोह धात्विक, ये भी आपके आते हैं इसमें। नेक्स्ट है फेन प्लवन विधि, किस तरह के अयस्कों का सांद्रण करती है, ये हल्के अयस्कों का सांद्रण करती है। फेन प्लवन विधि कितने अयस्कों का सांद्रण करती है, हल्के अयस्कों का सांद्रण करती है। ठीक है, अच्छा, धात्विक में एग्जांपल देना है आपको। लोह धातु में जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया। अलोह में आपका जैसे तांबा हो गया, जस्ता हो गया, सोना हो गया। ठीक है, अधात्विक में हो जाएगा गंधक, जिप्सम। खनिज ईंधन आपके वही ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह। मेंडलीव की आवर्त सारणी से पहले हम लोग ये जान लेते हैं, जो खनिज वाला जो आपका चैप्टर है उससे क्या क्या पूछा जाता है। एक तो खनिज पूछा जाता है, खनिज क्या होता है, उसको कितने 3 वर्गों में डिवाइड किया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। ठीक है, एक सेकेंड। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और खनिज ईंधन। ठीक है, और क्या इसमें आता है, और आपके किस किस विधि के द्वारा आपके इसमें पूछ लिया जाता है। हाँ, धातुओं के गुण भी आ जाते हैं, धातु अधातुओं में अंतर भी आ जाता है। धातुओं के गुण में आप क्या, पारदर्शिता, मतलब धातु अपारदर्शी होता है, अधातु में पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी तीनों गुण पाए जाते हैं। धातु में क्षारीय प्रवृत्ति होती है, धातु में ध्वनि होती है, इसके अपोजिट धातु में लिख दीजिए। ठीक है, ये सब आपके गुण अंतर पाए आप लिख दीजिए इसमें। नेक्स्ट आपका अयस्कों का वर्गीकरण, आपके अयस्क कौन कौन से अयस्क, जैसे आपका आयरन का पूछ लिया, कॉपर का पूछ लिया, और आपके कैल्शियम का पूछ लिया अयस्क आपके। ठीक है, फिर अयस्क का निष्कर्षण, पहले अयस्कों को पीसना, फिर अयस्क का सांद्रण करते हैं। अयस्क का सांद्रण किस किस विधि से करते हैं, हाथ की सहायता से, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा, फेन प्लवन विधि द्वारा, एंड आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। और आपका निस्तापन पूछ लिया जाता है। निस्तापन क्या होता है, मतलब सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, निस्तापन आप हमेशा ये देखना वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, गर्म करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निस्तापन कहते हैं। निस्तापन की क्रिया किस में होती है, परावर्तनी भट्टी में होती है। एग्जाम्पल दे देंगे, बॉक्साइट। ठीक है, भर्जन पूछ लिया जाता है। भर्जन क्या होता है, उसमें क्या था, वायु की अनुपस्थिति में, भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है। ठीक है, प्रगलन पूछ लिया जाता है, अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय करना, प्रजनन आपका कहलाता है। और भट्टियों में आप परावर्तनी भट्टी पढ़ लीजिएगा, वात्या भट्टी पढ़ लीजिएगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगी अभी। ठीक है, इन डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी, अभी सिर्फ हम शॉर्ट डिस्कस कर रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण, प्रत्येक आवर्त में तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में है। सेकंड है हमारा, एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुण में समानता होती है। सारणी में रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों को पहले से ही बताया जा सकता है। किसी वर्ग क्रमांक से क्या प्रदर्शित होता है, वर्ग क्रमांक से तत्वों की संख्या प्रदर्शित होती है। आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषता क्या है, आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषता आप बताइए। एक ही उपवर्ग के तत्वों के गुणों में आपस में समानता होती है, परंतु उसी वर्ग में के दूसरे उपवर्ग के तत्वों के गुण में भिन्नता होती है।
एक ही वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों में भौतिक तथा रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। इसमें आप क्या करेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणियों के गुण याद कर लीजिए, वो चाहे विशेषता पूछ ले, महत्व पूछ ले, तो आप उसमें लिख देना है। थोड़ा सा चेंजेस हो के संशोधन हो गया था तो फिर आप उसके लिख दीजिए। जो मोस्टली ने चेंजेस कर दिया था आपका संशोधन हो के मेंडलीव का आधुनिक नियम, ठीक है। तो उसमें वो उसके गुण याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। उसके गुण के बाद दीर्घावत गुण आप लर्न कर लीजिए, तो वही उसमें थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल सा डिफरेंसेस है आपका। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या 7 है, वर्ग की संख्या 9 है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त की संख्या 7 ही रहती है, वर्ग की संख्या हो जाती है 18, ठीक है। इसको लर्न कीजिए। और संक्रमण तत्व तो जरूर देख लीजिएगा, चौथे, पाँचवें और छठे वर्ग में हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। एग्जाम्पल दे दीजिएगा उसमें। संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी के कितने आवर्त है, इसमें पूछ लिया गया, कितने, 7 आवर्त है। आवर्त 7 ही हैं, वर्ग 18 हो जाते हैं। अति लघु आवर्त में कितने तत्व हैं, अति लघु आवर्त में 2 तत्व हैं। अति लघु आवर्त में 2 तत्व हैं। पहले में आपके 2 तत्व हैं, दूसरे और तीसरे में आपके 8 तत्व हैं। और दूसरे और तीसरे में 8 तत्व हैं। चौथे और पाँचवें में आपके 18 तत्व हैं। और छठवें में आपके 32 तत्व हैं। ये पूछ लिया जाता है आपके, ठीक है। दीर्घ आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, पूछ लिया गया। इसमें चौथे और पाँचवें आवर्त में, दीर्घ आवर्त में ही तो आएगा चौथा और पाँचवा, उसमें आपके 18 तत्व हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 2 लाभ बताइए, सही परमाणु भार ज्ञात करने में, नए तत्वों की खोज करने में, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 3 दोष बताइए। उसमें क्या हुआ था, जिसके असमान तत्वों को एक साथ रख दिया, समान तत्वों को अलग अलग रख दिया, दुर्बल मृदा तत्वों का स्थान नहीं बताया, ठीक है। ये इसके दोष हो गए। धातु और अधातु का आशय बता दीजिए। कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व धातु होते हैं, अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व अधातु होते हैं। आशय अधिक। मेंडलीव की आवर्त सारणी के संशोधन मैंने अभी आपको बताया, किसने किया, मोस्ले ने किया। सरल धारा किसे कहते हैं, एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे सरल धारा कहते हैं। सेल, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा, जिसको दिष्ट धारा भी बोलते हैं, ठीक है। विद्युत धारा के स्रोत सेल और जनित्र। सेल पूछ ले जाएंगे, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कौन कौन से, लेक्लान से, डेनियल, वोल्टियस, शुष्क सेल, ये किसके, प्राथमिक सेल के नाम है। द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल आ जाएगा सीसा संचायक सेल, पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। द्वितीय संचायक सेल का एग्जाम्पल बताइए, तो एक सीसा संचायक सेल और नीफे। नेक्स्ट आपका विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, एक विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में एक कूलम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस सेल को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। बल मिल रहा है मतलब ऊर्जा प्राप्त हो रही है। एमीटर, ये विद्युत धारा को मापने का उपकरण है, ठीक है। और वोल्ट मीटर को मापने का उपकरण आपका कौन सा है, विभवांतर को मापने का उपकरण वोल्ट मीटर है। विभवांतर को मापने का उपकरण वोल्ट मीटर है। और एमीटर को मापने का उपकरण क्या है, आपका विद्युत धारा को मापने का उपकरण एमीटर है। विद्युत प्रतिरोध क्या है, किसी निश्चित चालक के लिए चालकों के सिरों का विभवांतर, उसमें प्रभावित धारा I का अनुपात स्थिर होता है। एग्जाम्पल याद लेकर लीजिए, R बराबर V/I, V से विभवांतर धारा, I प्रतिरोध R। इसी में आपको एक नंबर मिल जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। फ्यूज क्या होता है, उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक छोटे और कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। विद्युत रोधी आधार से कट आउट में लगाया जाता है। ऐसे छोटे तार को फ्यूज कहते हैं। कोई भी जैसे वोल्टेज तेज आए तो सबसे पहले फ्यूज गिर जाता है, कि क्यों, उसमें जो कम गलनांक वाला तार होता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी पूरी लाइट फूक जाएगी, आपके फ्रिज है, ये सब फूक जाएंगे, समझ रहे हो। चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। चुंबक में सदैव, चुंबक के गुण बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चुंबक में सदैव उत्तर और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, 2 ही ध्रुव तो होते हैं, नॉर्थ और साउथ। चुंबक को में अकेला स्वतंत्र ध्रुव का होना संभव नहीं है। किसी चुंबक में 2 उत्तरी और 2 दक्षिणी ध्रुव नहीं हो सकते।
विद्युत चुम्बक के उपयोग टेलीग्राफ, टेलीफोन यंत्रों में, विद्युत मोटरों में, पंखा में, कपड़े धोने मशीन में, घंटी में, लाउड स्पीकर में, ये सब तो आप लिख देंगे। दो आवेशित वस्तुओं को कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण, एक चीज़ जान लीजिए आप, जो है आप विजातीय मतलब जब माइनस और प्लस आवेशित वस्तुओं के बीच हमेशा आकर्षण होगा, और समान प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, सजातीय मतलब समान प्रकार के आवेशित वस्तुओं के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अपने दिमाग में आप ये चीज़ सेट कर लीजिए। आवेश का मात्रक क्या है? एकांक आवेश किसे कहते हैं? आवेश का मात्रक कूलम है। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु निर्वात में एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी स्थित होने पर परस्पर 1 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर है। प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है? प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर जो कंघा होता है, कंघे में ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, जो उसका इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो होता है कंघे में आ जाता है। फलालेन से रगड़ी हुई एबोनाइट की दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। मैंने क्या बोला? प्रतिकर्षित कर रही है मतलब क्या होंगी? सजातीय होंगी। आकर्षित कर रही हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, तो वो क्या है? विजातीय होंगी, प्लस माइनस होंगी। ये एग्जाम्पल दे दीजिएगा। विद्युत धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, दंड चुंबक का आकार आयताकार होता है। नाल चुंबक का आकार यू के आकार का होता है। विद्युत धारा की तीव्रता किस समय 1 एम्पियर होती है? किसी परपथ में जब कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा की तीव्रता एम्पियर होती है। अब हम ब्लड की बात कर लेते हैं। ब्लड को हम, और जो आपकी डिसीज़ है और जो आपके नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको समझ में आया हो? थैंक यू सो मच।